साल 2024 इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट साल साबित होने वाला है और हम सब जानते हैं ऐसा क्यों। A blockbuster political year in next 5 months. India will witness a political clash never seen before. General elections 2024. जैसे जैसे जनरल इलेक्शन पास आ रहे हैं वैसे ही वैसे इंडिया की सभी पॉलिटिकल पार्टीज मार्केटिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, ब्लेम गेम्स और एक दूसरे पर एलिगेशन तक लगा रही थी। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच भी यहाँ पर एक आखिरी सवाल उठता है, क्या वाकई में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं? और इन द केस ऑफ 2024 क्या आपने एनालाइज किया बीजेपी की परफॉर्मेंस को? क्योंकि बीजेपी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इनका बायपोलर ओपिनियन होता है। जैसा कि ओपोजिशन कहता है कि बीजेपी ने भारत को पीछे कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी क्लेम करती है कि वो भारत को एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बनाने के मार्ग पर चल रही है। तो सवाल उठता है, क्या वास्तव में अच्छे दिनों का वादा पूरा हो चुका है? वेल, इसका जवाब जानने के लिए हमने अनगिनत रिपोर्ट्स, स्टैट्स और एनालाइज किया बीजेपी के एंटायर मैनिफेस्टो को, ताकि हम आपको अनबायस्ड और रियल पिक्चर दिखा सकें कि बीजेपी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है यूपीए की तुलना में। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल और डेप्थ रिसर्च की गहराइयों में ले जाएंगे, जिसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिलेंगे। नंबर 1, अच्छे दिनों की आस में बीजेपी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में क्या वादे किए थे? नंबर 2, उनमें से कितने वादे पूरे हुए हैं? नंबर 3, वो वादे कौन से हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए? और आखिर में यूपीए की तुलना में क्या वाकई में भारत की स्थिति बेहतर हो रही है? जानेंगे इस वीडियो में। इसको आसानी से समझने के लिए हम सहारा लेंगे बीजेपी के 45 पेजेस के मैनिफेस्टो का, जिसमें वो सारे प्रॉमिसेस लिखे हुए हैं जो बीजेपी ने 2019 जनरल इलेक्शन के दौरान किए थे। इसको और सरल बनाने के लिए हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंडिकेटर्स। तो जानते हैं सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, जो शायद भाजपा का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉमिसेस में से एक था, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट में। ये प्रॉमिस इतना बड़ा था कि उन्होंने कमिट किया जीरो टॉलरेंस अप्रोच अगेंस्ट टेररिज्म, और उनके इस प्रॉमिस में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू में से एक था टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। और जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। और अगर आप कश्मीर के इंसिडेंट्स देखेंगे तो 1959 से 32% कम होकर 654 हो गई है, और उसमें से सिविलियंस की डेथ्स में 14% की कमी आई है। ये डेटा शो करता है बीजेपी इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन इन टेररिज्म एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। और ये एक फैक्ट है जिसे बीजेपी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रचारित किया है। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि हम एक चीज भूल गए हैं, और वो है इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पर हम रिस्पेक्टफुली गवर्नमेंट से पूछना चाहेंगे कि मणिपुर का क्या हुआ। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मणिपुर आपके मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं था, पर मणिपुर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन तब भी जब मणिपुर जल रहा था और अभी भी क्योस में है और वहाँ की स्थिति कंट्रोल में नहीं है। और इसमें सबसे बुरी बात यह है कि हम नहीं जानते कि मणिपुर की स्थिति कैसी है। Manipur is one of the 8 states in northeast India. Beautiful place. But since May this year, the scenes have been ugly. इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर क्या बीजेपी अच्छी तरह से सफल हुई है? वेल, मेरे हिसाब से अगर देश का कोई राज्य पूरे 1 महीने तक जलता रहा और वहां पर अभी भी क्योस हो रहा है, तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में सक्सेस हुई है। और दूसरी बात, अगर हम गहराई से देखें तो 2019 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था टू मैक्सिमाइज पुलिस फोर्स, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ से ज्यादा फंड्स दिए थे टू
मैक्सिमाइज द इंडियन पुलिस फोर्स। पर साल 2022 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये जवाब दिया कि इंडिया की पुलिस पब्लिक रेशियो स्टैंड एट 152.80 पर लाख पीपल, जो कि कम है यूएन के रिकमेंडेशन रेशियो के मुताबिक, जो होनी चाहिए 222 पुलिसमैन ऑन 1 लाख सिटीजन के लिए। आप जानकर चौंक जाएंगे कि देश के बहुत से पुलिस स्टेशनों में बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि व्हीकल और टेलीफोन का अभाव है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2020 तक बीजेपी की सत्ता के आने के 6 साल बाद भी इंडिया की 16,833 पुलिस स्टेशन में से 257 पुलिस स्टेशन हैव नो व्हीकल, 638 पुलिस स्टेशन डिडंट हैव टेलीफोन और 143 पुलिस स्टेशन डिडंट हैव वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन। और एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक साल 2012 में 2.44 लाख क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स वर रिपोर्टेड, बट ये नंबर जंप किया 4.28 लाख तक इन 2021, जो कि इंक्रीज हुए 42.96% तक जब से बीजेपी पावर में है। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि भाई पुलिस और पब्लिक ऑर्डर आर अ स्टेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तो यहाँ पर आप लोग सही हैं। इसीलिए स्पेसिफिकली हमने बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के आंकड़ों पर गौर किया और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक क्राइम की संख्या बढ़ी है साल 2020 से 2022 तक बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और बाकी स्टेट्स में भी। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये बीजेपी का एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस है जो अभी भी बाकी है। इसके अलावा बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया था सेल्फ रिलायंस इन एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी इन डिफेंस सेक्टर, और इसका रिजल्ट अच्छा रहा है क्योंकि साल 2016 से 17 के बीच एक्सपोर्टिंग में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है और आज हम लगभग 85 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, और इस मामले में बीजेपी ने शानदार काम किया है। इससे पता चलता है कि बीजेपी ने फैंटास्टिक काम किया है एक्सटर्नल सुरक्षा के मामले में, लेकिन उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के लिए बीजेपी और मोदी जी ने एम किया था टू डबल द फार्मर इनकम बाय 2022, और ये 2016 से भाजपा का वादा रहा है। और ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस इसलिए भी है क्योंकि 1/5 से भी ज्यादा रूरल फैमिलीज जिनकी मेन इनकम एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और उनकी इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या वास्तव में फार्मर्स की इनकम डबल हो चुकी है? अब जब इस पर बहस होती है तो ज्यादातर लोग आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि फार्मर्स इनकम हैज डबल्ड फ्रॉम 9,000 to 18,000, पर रियल डेटा के मुताबिक इनकम ऑफ द फार्मर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 100% तक बढ़ जाती है 10 सालों में और 100% इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है उन्हीं 10 सालों में, तो प्रैक्टिकली आपकी इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। इसीलिए रियल इनकम आपको रियल पिक्चर देती है। अगर आप ये डेटा देखेंगे तो 2005 से 2012 के बीच रियल फार्मर इनकम इंक्रीजेस बाय 7.5%, पर 2011 से 2016 तक सिर्फ 0.44% तक बढ़ी है। फिर 2016 से 2021 तक ये घट गई -1.5% तक, और इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। ड्रॉट, रसिया यूक्रेन वॉर और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोविड, जो कि सही आर्गुमेंट हैं जिसकी वजह से ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। इसके अलावा बीजेपी का एम है सभी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसमें से 47.46 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था टू लॉन्च अ पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इसे लागू करने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना इंप्लीमेंट करी, जिसमें ऑलरेडी 1.9 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया है। अगर हम इनके एग्रीकल्चर मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो ये समझ में आता है कि बीजेपी ने 7 प्रॉमिस किए थे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए, जिसमें से 3 प्रॉमिस फुलफिल हो चुके हैं और 4 नॉट फुलफिल और पार्टली फुलफिल्ड हो चुके हैं। ये भी एक सफलता है बीजेपी की। अब देखते हैं बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से वादे किए थे और उनमें से कितने पूरे हो चुके हैं और कितने बाकी हैं। बीजेपी ने खुद को एक ऐसी पार्टी के रूप में पेश किया है जो ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है ऑन रिकॉर्ड टाइम पर। क्या वाकई में ये क्लेम सही है या बीजेपी की कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? इसे समझने के लिए हम
रोड, रेल और पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा को एनालाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रोड्स। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था टू बिल्ड 16,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज इन नेक्स्ट 5 ईयर और उनका एम था टू डबल द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे बाय 2022 और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज की लंबाई बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर तक हो गई है 97,830 किलोमीटर से, यानी कि 50% से भी ज्यादा नेशनल हाईवेज बनाए गए केवल 9 सालों में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। अब अगर रेलवे की बात करें तो गवर्नमेंट का एम था टू इलेक्ट्रीफाई ऑल रेलवे ट्रैक बाय 2022। 31 मार्च 2023 तक 58,812 किलोमीटर यानी कि 90% तक ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था टू कंप्लीट द 2 ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्राइट रेलवे स्टेशन। अब अगर इसका स्टेटस देखें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इज फुली ऑपरेशनल और 70% तक वेस्टर्न कॉरिडोर तैयार है यूज करने के लिए। ये स्थिति है रेलवेज की अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट। अब पोर्ट्स पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने प्रॉमिस किया था टू डबल द पोर्ट्स कैपेसिटी इन नेक्स्ट 5 इयर्स और गेस व्हाट, उन्होंने ये प्रॉमिस ऑलरेडी फुलफिल कर दिया है। पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है 8,710 लाख टन से 16,100 लाख टन पर एनम तक। ये वो प्रोमिसेस हैं जो बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए थे। अब जानते हैं लास्ट कैटेगरी, दैट इज सोशल इंडिकेटर्स। इसमें भी बीजेपी ने कई सारे वादे किए थे, लेकिन हम यहाँ पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बीजेपी ने सबके लिए 2022 तक पक्का घर का वादा किया था और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2023 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2.94 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य था, जिसमें से 2.13 करोड़ घर पूरे हो गए हैं, यानी कि टारगेट का 72% पूरा हो चुका है और 28% बाकी है। वहीं अर्बन एरिया में 51% तक टारगेट अचीव हुआ और 49% बचा हुआ है। इसी तरह उन्होंने वादा किया था कि 100% घरों को LPG मिलेगी, लेकिन 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक ओवरऑल 56.2% पॉपुलेशन LPG और PNG यूज करते हैं कुकिंग के लिए, और जबकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का वादा किया गया था, वो आज 20% गरीब घरों में बिजली की पहुंच 53% से बढ़कर 86% तक हो गई है। इनफैक्ट 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये प्रतिशत 2020 और 2022 तक 95% से ज्यादा थी। और आखिर में बीजेपी ने वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए प्रॉमिस किया था और वादे के मुताबिक वुमेन रिजर्वेशन बिल सफलतापूर्वक पास हो गया। बीजेपी के 9 साल के शासन के बाद बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब आपके अनुसार बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।